हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज के हमारे कलाकार हैं अब्दुल रहमान चुगताई, जो कि बंगाल स्कूल के अंतर्गत आने वाले कलाकारों में से एक हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ दिया जाता है कि बंगाल शैली या बंगाल स्कूल के अंतर्गत कौन से कलाकार आते हैं और कौन से जो है मुंबई ग्रुप के या फिर पैक के अंतर्गत आने वाले कलाकार हैं। तो जैसे जैसे मैं जो जो कलाकार पढ़ाती जाऊंगी वो बताती जाऊंगी। तो अब्दुल रहमान चुगताई जी के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बंगाल स्कूल के अंतर्गत आने वाले कलाकार में से एक है। तो चलिए अब्दुल रहमान चुगताई जी के बारे में बात करते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे ये, और बंगाल शैली के प्रचार प्रसार हेतु समरेंद्रनाथ गुप्त के पश्चात इन्हें जो है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर भेजा गया था, जहाँ पर इन्होंने बंगाल शैली के प्रचार प्रसार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर्वप्रथम इन्होंने जो है गालिब की गज़लों पर आधारित चित्र संग्रह तैयार किया था, जिसे कि मुरक्का ए चुगताई के नाम से प्रकाशित कराया गया था। ये जो मुरक्का ए चुगताई इनका चित्र संग्रह था, वो 1930 से 1932 में इसका प्रकाशन किया गया था। और 1936 में चुगताई का दूसरा संग्रह जो कि नक्श ए चुगताई प्रकाशित हुआ था। और अब्दुल रहमान चुगताई जी को रंगों का सम्राट कहा जाता है। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी कलाकारों को उपाधियाँ दी जाती हैं, उपाधियों से हमेशा प्रश्न बनते हैं। हर एग्ज़ाम में एक एक नहीं एक दो तो कम से कम एक प्रश्न तो ज़रूर देखने को मिलते हैं। अगर एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए तो अभी 2016 में जो टीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें जो है पूछा गया था मास्टर मुसाइक किस कलाकार को कहा जाता है, तो वहाँ पे नंदलाल बसु जी थे। तो इसलिए जो भी उपाधियाँ कलाकारों को दी जाती हैं वो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आए तो हम लोग आसानी से उसको टिक कर सकें। तो अब यहाँ पे इनके अगर चित्रों की बात की जाए तो इनके चित्रों में जो है भारतीय और फारसी तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। इनके प्रमुख चित्र की बात अगर की जाए तो सहारा की राजकुमारी, बहनें, प्रिंस सलीम, जंगल में लैला, जीवन, बुझी हुई लौ, गीत की भेंट, जीवन जाल, कवि तुलसीदास, सन्यासी, राधा कृष्ण, हीरामन तोता आदि इनके प्रमुख चित्र हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब्दुल रहमान चुगताई जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट था वो जाना। इसमें आप लोग इनको रंगों का सम्राट कहा जाता था, ये याद रखिएगा। और इन्होंने गालिब की गज़लों पर आधारित चित्र संग्रह तैयार किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले कलाकार के बारे में अगर बात करें तो रामकिंकर बैस जी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मैं आप लोगों का जो टीजीटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक एक कलाकार को पढ़ाते चले जा रही हूँ। जैसे ही ये कलाकार पढ़ा लूँगी मैं, उसके बाद राजस्थानी कला, मुगल कला, प्रागैतिहासिक काल, इन सब बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन पहले सबसे पहले कलाकार जो हम लोग के कंप्लीट हो जाएं, फिर जो है हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग रामकिंकर बैस जी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सन 1910 में बंगाल राज्य के बांकुरा शहर के पास पड़ता है गाँव, एक जुग्गीपाड़ा गाँव में हुआ था। और इनकी आरंभिक शिक्षा जो है वहीं से हुई थी, और वहीं पर इनके अंदर जो है कला के प्रति रुचि जागृत होती है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये याद करने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है कि इनको रुचि कब जागृत हुई कब नहीं। जो भी व्यक्ति होता है, जैसे अगर कोई विशेष उसके अंदर चीज़ें डेवलप होती हैं, विशेष जैसे क्रिएटिव बच्चा है, संगीतकार बनता है जो, या कलाकार बनता है, वो जन्म से ही उस बच्चे में डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये कहिए आपकी बड़े होने के बाद अगर कोई कलाकार बनता है तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं आत्म प्रेरित होती हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जब इनकी कला के प्रति रुचि देखकर इनके एक जो गुरु थे रामानंद चटर्जी जी जो है इसकी पहचान करते हैं, और इनको जो है शांति निकेतन के कला भवन में भेज देते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और वहाँ पर ये जो है रामकिंकर बैस जी को नंदलाल बसु जैसे कला विशेषज्ञ के साथ रहकर कला शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया था, और यहीं से इनकी कला की यात्रा प्रारंभ होती है। और ये कला चित्रकला के क्षेत्र से ज़्यादा मूर्तिकला में इनको ख्याति प्राप्त हुई थी। और इनका कहना था, रामकिंकर बैस जी का कहना था कि चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला भी सीखी जा सकती है।
इन दोनों विधाओं का इन्होंने पूर्ण विकास जो है अपने स्वभाव के अनुसार किया था। उनका मानना था, उनका से मतलब यहाँ पे है रामकिंकर बैज जी का मानना था कि जो है अगर एक कलाकार या एक अच्छा मूर्तिकार बनना है आपको, तो उसके लिए जो है उससे पहले जो तैयारी करनी पड़ती है, जैसे अगर मूर्तिकार को मूर्ति बनानी है तो उसके लिए मूर्तिकार को मूर्ति के लिए मिट्टी स्वयं तैयार करनी चाहिए, और अगर उसे सांचे में ढालना है तो उस सांचे को खुद से बनाना चाहिए, और पत्थर, लकड़ी, लोहा काटना, जैसे अगर पत्थर पे बनाना है तो पत्थर को तराश के बनाना है, लकड़ी पे अगर कोई डिज़ाइन बनानी है तो लकड़ी को काट के बनानी है, लोहा अगर जैसे मूर्ति बनाई जाती है तो मूर्ति को बेस देने के लिए पहले जो है लोहे को काट कर एक सांचे जैसा बनाया जाता है, उस पर फिर मूर्ति की ढलाई होती है। मैंने ऐसा जो है डिपार्टमेंट में देखा है ड्राइंग वाले। तो उसमें जब छड़ों को, जैसे अगर कोई मूर्ति बनानी है तो उसको छड़ को काटा जाता है और उसको फिर रस्सी से आकार दिया जाता है। आकार देने के बाद उस पर मिट्टी से बनाना है या प्लास्टर मतलब सीमेंट से बनाना है, जिससे भी बनाना है, तब वो ढलाई की जाती है। तो यहाँ पे जो है रामकिंकर बैज जी का कहना था कि ये सभी कार्य हमें किसी और से नहीं कराने चाहिए, ये स्वयं से करने चाहिए। तभी हम जब अगर जैसे हम लोग कोई चित्रकला ही करते हैं, जब चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले चित्रों का नाप लेते हैं, नाप लेने के बाद चित्रों की आकृतियाँ बनाते हैं, आकृतियाँ बनाने के बाद ये देखते हैं कि वो चित्र में जो आकृतियाँ हमने बनाई वो अनुपात, मतलब उसका अनुपात सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद रंग भरते हैं, फाइनल टच देते हैं। तो जब वो फाइनल जब चित्र बन के तैयार होता है तो वो उसमें हमारे भाव दिखाई देते हैं और हमको उस चित्र से लगाव भी होता है कि ये चित्र में पूरा कार्य मैंने किया। तो वैसे ही यहाँ पे रामकिंकर बैज जी का कहना था कि अगर मूर्तिकार को मूर्ति बनाना है तो उसको सांचा बनाना, मूर्ति के लिए मिट्टी तैयार करना, लकड़ी या पत्थर जो भी काटना है, सबको जो है उसको स्वयं से करना चाहिए। अगर स्वयं से नहीं कर सकता इंसान, तब वो जो है इस मतलब कला में प्राण नहीं डाल सकता। ये कठिन कार्य होगा अगर खुद से नहीं किया जाएगा। तो ये रामकिंकर बैज जी का मानना था। रामकिंकर बैज जी ने जो है मिट्टी से बालू, प्रस्तर, कंक्रीट आदि पर आकृतियां इन्होंने उत्तीर्ण की थी। मतलब जो है यहाँ पे उत्तीर्ण नहीं है, यहाँ पे उत्कीर्ण होगा, और ये मिसप्रिंट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने जो है नई दिल्ली के भारतीय रिजर्व बैंक के लिए यक्षयक्षिणी की 24 फुट ऊंची 2 विशाल प्रतिमाएं भी बनाई थीं। और इन्होंने जो है इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प की अगर बात की जाए तो सुजाता, संथाल परिवार, कन्या तथा कुत्ता, पार्श्व चित्र। आप लोग एक पार्श्व चित्र को ध्यान दीजिएगा, पार्श्व चित्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो बना है पार्श्व चित्र वो प्लास्टर से बना है। अनाज की उसाई आदि इनके मूर्ति शिल्प हैं। और जो है इनकी अगर इनके चित्रों में जो है भाव और व्यंजन में रामकिंकर एकदम मौलिकता रूप देते थे, मौलिक रूप उत्कीर्ण करते थे। और जो है रामकिंकर बैज जी को जो है शांति निकेतन में किंकरदा के नाम से जाना जाता था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रामकिंकर बैज जी शांति निकेतन में किस नाम से फेमस थे, तो वो किंकरदा के नाम से फेमस थे। और इन्होंने जो है रामकिंकर बैज जी ने टैगोर का पोर्ट्रेट तैयार किया था। उस पोर्ट्रेट को देख के, पोर्ट्रेट मतलब जो पोर्ट्रेट कहा जाता है, व्यक्ति चित्र को पोर्ट्रेट कहा जाता है। तो उन्होंने जो पोर्ट्रेट तैयार किया था उसको देखने के बाद जो है टैगोर ने कहा था रामकिंकर बैज जी से कि किंकर, अब तुम पीछे पलट कर मत देखो, तुम आगे बढ़ जाओ, और इस मूर्ति के लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और किंकर जी ने टैगोर जी की बात मानी और उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, और वो अपने क्षेत्र में जो है आगे बढ़ते चले गए। और अगर रामकिंकर बैज जी की प्रदर्शनी की बात की जाए तो इनकी प्रदर्शनी जो है एकल प्रदर्शनी 1924 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, और अन्य प्रदर्शनियां जो लगी थी वो 1950 से 51 के बीच में लगी थी, जो कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में लगी थी, और कुछ जो हैं पेरिस में, और जो है एशियन कला प्रदर्शनी टोक्यो में भी इनकी प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था।
और इनकी जो है कला चित्रण के क्षेत्र में अगर यात्रा की बात की जाए तो रामकिंकर बैज ने जो है अपने चित्रों का, अगर जैसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि रामकिंकर बैज ने आरंभ में अपनी शुरुआत जो है कैसे की थी, चित्रकला में, मूर्तिकला में, शिल्पकला में। तो सबसे पहले रामकिंकर बैज जी ने लघु चित्र बनाना प्रारंभ किए थे और उसके बाद इन्होंने जो है तैल रंगों को जो है अपनाया और इसी माध्यम में अनेकों प्रयोग किए थे। इन्होंने व्यक्ति चित्र, डिज़ाइन, भवन, प्राकृतिक दृश्य आदि सभी चित्रों को उन्होंने चित्रित किया था। और अगर इनके जो है रामकिंकर बैज जी के चित्रों की बात करें, इनकी प्रमुख चित्रकृतियों के बारे में, तो शीतकालीन मैदान, मेघाच्छन्न, संध्या और निर्माण आदि जो कि ज्यामिति कलाकार संयोजन में है। माँ और बेटा जो है कृष्ण जन्म घनवाद पर आधारित इनके चित्र हैं। और इनके जो है चित्रों का संग्रह की अगर बात की जाए तो इनकी जो कृतियां हैं ललित कला अकादमी के स्थायी संग्रह में देखने को मिलती हैं, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिलता है। देश विदेश के अनेक जो है निजी संग्रहालयों में भी देखने को मिलता है। और 1 अगस्त सन 1980 में इनका जो है निधन हो गया। अब्दुल रहमान चुगताई जी के बारे में, रामकिंकर बैज जी के बारे में, तो ये हमारे आज 2 कलाकार जिनको हम लोगों ने जाना। अब आगे हम लोग जो कलाकार बचे हुए हैं हमारे टीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उनको देखेंगे और यहीं पे ये टॉपिक हम लोग समाप्त करते हैं।